स्वागत है दोस्तों आप सबका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो है। तो आज है दिन विजुअल आर्टिस्ट को बुलाने का, उनका एक्सपीरियंस देखने का। तो आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है इंडियन फोक आर्टिस्ट अजमेर से, राजस्थान से। जी हाँ, और उनका जो एक्सपीरियंस है इंडियन फोक आर्ट को लेकर, ट्रेडिशनल आर्ट को लेकर, बहुत ही कहा जाए तो बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील और उनको बुलाएंगे। और उनका नाम है मिस्टर धर्मेंद्र यति जी। फ्रेंड्स, आपने शोरील में देखा होगा इनका जो आर्ट वर्क है, इतना कहते हैं ना, जो इनका ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, इतना बखूबी इन्होंने बनाया हुआ है। और इनका जो एक्सपीरियंस है, जब आप इनसे सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए, बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक और बहुत सारे सम्मान के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर धर्मेंद्र यति जी का। वेलकम टू आवर शो मिस्टर धर्मेंद्र यति जी। आपका हमारे शो में बहुत ही दिल से स्वागत है। थैंक यू सर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, ये जो हमारे सैटरडे स्पेशल विजुअल आर्टिस्ट के लिए होते हैं, तो उसमें अलग अलग आर्टिस्ट जब आकर अपनी पैशन जर्नी और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बहुत सारे जो न्यू आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको बहुत हेल्प होती है, गाइड होता है। तो मैं आपसे सर जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से आप पैशन को कैसे डिफाइन करेंगे? वैसे तो नए जो आर्टिस्ट है ना, आप बुलाते हैं उनको और उनका अनुभव लेते हैं, तो नए आर्टिस्टों के लिए तो बहुत कुछ सीखने को है। और ये आर्ट ऐसी है कि एक दूसरे से सीखा जाता है। जी जी। बहुत कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। कई ऐसे पर्सन भी होते हैं जो बाई बर्थ गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनको ईश्वर का एक तरह से वरदान साबित ही है, तो उनको किसी की बहुत कम हेल्प की जरूरत होती है और वो गाइडलाइन की तरह चलते हैं, है ना। और वैसे तो ये बहुत अच्छा है। और नए नए जितने भी, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग तो कॉलेजों में पढ़ने चले जाते हैं, कई ऐसे हैं जिनको पढ़ने नहीं जा सकते, वो पढ़ नहीं सकते, तो उनको किसी न किसी की एक लोकल लेवल पर हेल्प की जरूरत होती है। उनको वो पेंटिंग सीख सके, उनके साथ काम कर सके, है ना। तो इसलिए आप ये बुला रहे हो, लोगों के अनुभव बांट रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों के, है ना। और मैंने देखा कई ऐसे ऐसे लोगों ने अपना जीवन इसमें खपा दिया, तो उनके अनुभव उनको मिलते हैं, तो इनके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत शानदार है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हाँ, तो सर, आपका पैशन क्या रहा है, आपका जुनून क्या रहा है शुरू से अब तक? वैसे तो देखो, आपको बताऊं, पेंटिंग के मामले में तो ऐसा है कि हमारे ये पूर्वजों की देन है। हमारे जो फॉर फादर पूर्वज थे, वो पहले हस्तलिखित ग्रंथ लिखते थे, हाथ से ग्रंथ लिखते थे। हाँ, ग्रंथ लिखते थे। तो उन ग्रंथों में कई कई जगह जहाँ प्रसंग आता था, उससे वो चित्र बनाते थे, है ना। तो ये तो हमारी वंश परंपरा की देन है। और उसके बाद ये समझ लो कि आर्ट तो मेरा एक जुनून ही रहा है बचपन से ही। फिर मेरे फादर जो थे, उन्होंने, फादर ने एक वो फर पेंटिंग होती है, फर पेंटिंग, तो पुराने समय 1965 में हमारे फादर ने काम स्टार्ट किया था। तो उस वक्त ये भोपाल लोग होते थे जो फर पेंटिंग गाते थे, और वो बहुत लंबी लेके आते थे, 30-30, 40-40 फुट की। तो 4-5 साल 6 साल तक वो गाते, उसके बाद वो खराब हो जाती। वो तेल लगाते, वो लगाते, गाते गाते कहीं जल गई, कुछ हो गई। तो वो फर पेंटिंग हमारे फादर खरीदते थे,
ओके। और वो भोपा, जितने भी भोपा है वो फर्स्ट पेंटिंग हमारे पास फादर के पास लाके बेच जाते और हम उनको वापस रिपेयर करते, और जो शौकियाना लोग हैं या टेंट में वो अदर्स को हम बेचते थे। तो हमारे इधर जितने भी भोपा लोग हैं वो सब जानते हैं, वो हमारे यहाँ पेंटिंग, वो फर्स्ट पेंटिंग हम खरीदते थे। अच्छा। फिर धीरे उसके बाद में हमारे फादर ने लकड़ी की पुतलियों का काम स्टार्ट किया, ओके। लकड़ी की। तो उसके ऊपर कलर करने के लिए चाहिए, तो काफी तादाद में होती थी, तो अकेले के, मेरे अकेले के पास की बात नहीं कर सके हम। तो हमने कहा इसके लिए कुछ आर्टिस्ट हमको चाहिए। अब आर्टिस्ट, जिस वक्त हमने काम स्टार्ट किया तो जहां मैं बिहार में रह रहा हूँ वहां कोई नहीं जानता था पेंटिंग, नो बडी नो, कोई नहीं जानता था कि पेंटिंग क्या है। होल दी अजमेर डिस्ट्रिक्ट हमारा, नो बडी नो, कोई नहीं जानता था। तो हमने एक दिन सोचा कि पूरा उस समय किसी की शादी होती थी जी। तो उस शादी के अंदर क्या होता है, घर के बाहर वो चित्रकारी करते थे, हाँ जी। वॉल पेंटिंग करते थे वो पेंटर। तो हमने उनको बुलाया, उनको ओके। बुला करके हमने कहा भाई शादी ब्याह में तो तुम वो काम करते हो, उसके बाद वो फ्री रहते हैं, तो हमने कहा भाई तुम हमसे जुड़ो तो आपको पूरा काम मिलता रहेगा। तो वो हमसे जुड़े और वो आके हमारे यहाँ थोड़ा काम करने लगे। तो काम करने लगे तो उनका थोड़ा काम मोटा होता था, बारीक नहीं होता था, तो हमने थोड़ा उनको बारीक करना काम सिखाया और इससे वो जुड़ गए। तो उनके रोजगार में भी फायदा हो गया और पूरे महीने उनको काम मिलने लग गया। शादी रोज होती नहीं थी तो उससे जुड़ गए। फिर अब वो क्या है कि धीरे धीरे वो, हमने कहा भाई अब लकड़ी की उसकी भी एक सीमा है, उससे ज्यादा काम मिलता नहीं था। तो हमने कहा क्यों नहीं इनको कपड़े पे काम स्टार्ट किया जाए। जी। तो कपड़े पे हमने, हमारे फादर ने नाथ द्वारा से कुछ पेंटिंग लेके आए, उदयपुर जाते थे वहां से कुछ अच्छे आर्टिस्टों की पेंटिंग लेके आए, खरीद कर ओके। लाए, उनको दिखाई। तो उनके वो समझ में नहीं आई कि भाई ये तो बहुत टिपिकल है और है। फिर धीरे धीरे उनको समझाया, बताया, तो काम स्टार्ट हो गया, समझ में आया, क्योंकि काम किया था तो काम करने लग गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमने कहा और भी इससे जोड़ें, तो हमने क्या कुछ युवाओं को जोड़ना शुरू किया जो ओके। गरीब परिवार है, उनके अंदर जो उनके कमाने वाले नहीं है, तो उस परिवार में हम चाहते हैं एक बच्चा खड़ा हो जाए तो परिवार का पूरा पोषण कर दे। हाँ जी। तो ये जुनून था। हाँ, तो उन बच्चों को हम लाए। तो बच्चे जो है वो स्टार्टिंग में जुड़ तो जाते पर उनके पेरेंट्स जो है वो घबराते, वो कहते कि कल इनका भविष्य क्या होगा। हाँ, सही सच कोई बात। जानता नहीं था पेंटिंग क्या है, क्या भविष्य क्या होगा, ये नहीं हमारा बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। अब एकदम तो हम भी उनको क्या आश्वासन दें कि भाई जी। तुम इसमें जुड़ो, अच्छा मिलेगा। पर वो, तो ऐसे करके 10 बच्चे आते, उसमें 2 रुकते, 8 चले जाते। और ये परेशानी हमको 3 साल तक हुई, जब तक कि पहला बैच तैयार नहीं हो गया। 3 साल तक ही हम चलते रहा, आते जाते चलते रहे। 3 साल बाद एक बैच तैयार हुआ, होशियार हुए बच्चे, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, फिर लोगों को जुड़ा। तो उसका हमने नाम दिया सीखो कमाओ योजना, ओके। लर्न कम एंड ऑन। अर्न। रन एंड या। अच्छा। लर्न एंड अर्न। हाँ, हम्म। और हमारे पास कोई चंदा मांगने आता, जैसे चैरिटी के लिए आता था ना कोई व्यक्ति, तो हम उससे कहते हैं हम चैरिटी नहीं देंगे, आप किसी भी परिवार से, गरीब परिवार से एक बच्चा हमको लाके दे दो, हम वहाँ ऐसा सिंबल कर देंगे कि वो बच्चा होल दी लाइफ अपने परिवार को पालन पोषण करेगा। ये योजना हमने चलाई। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब तो फैमिली सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी, मतलब हाँ, फैमिली उनको मांगना नहीं पड़ता था। नहीं मान, कोई मांगने की जरूरत नहीं। मैंने कहा स्वावलंबन बनो, अपनी योग्यता पे खड़े हो। फिर धीरे धीरे ये काम किया। तो हमने कहा भाई तुम, अब वो कहे माल को हम सेल कहाँ करें, बना तो लेते थे। जी। फिर हमने कहा चलो हम तुम्हारा माल हम सेल करेंगे। तो जयपुर है, उदयपुर है, बॉम्बे है, ये हम हैंडीक्राफ्ट शोरूम पे इनका माल को देते हैं, बेचते। जो रकम आती थी उसमें से 10-20% हम रखते, बाकी उनको उनका पैसा देते जी। थे। और उनको अपने घरों पे उनको हमने काम स्टार्ट करा दिया। जी। तो अपने घर पे काम जब वो करने लगे तो एक बेनिफिट ये हुआ कि वो खुद काम करने लग गया,
उसकी पत्नी साथ में काम करने लग गई, उसके परिवार काम करने लग गया, तो हाँ। पूरा परिवार काम करने लग गया और प्रॉपरली गाइडलाइन भी करते रहते थे हम। अच्छा, इसमें क्या बनाने में डिजाइन चाहिए, तो ये भी प्रॉब्लम आने लग गई। एक ही डिजाइन, अगर इतनी एक डिजाइन 100 बन जाए वो तो संभव नहीं, तो इसके लिए हमको बुक्स लेनी पड़ी, बुक्स खरीदनी पड़ी। तो आज मेरे पास आर्ट के मामले में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ओके। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और सारी बुक्स हैं हमारे पास, इंडियन आर्ट, राजस्थानी आर्ट, सारी बुक्स हैं। तो हमने आर्टिस्टों के लिए सुविधा दे रखी है, अगर किसी को कुछ नॉलेज लेनी हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो वो आए, उसका अध्ययन करो, उसके बारे में नॉलेज लो, वो करो। ये हमने इनकी फ्री सेवा कर रखी है। वो आते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी ज्ञान बढ़ाओ, वो करो। आपने अपने डैडी से ये सीखा आर्ट वर्क? जी, आपने अपने पिताजी से सीखा ये आर्ट वर्क? बिल्कुल बिल्कुल, पिता, हाँ पिताजी। इसके फिर क्या हुआ, इसके जन्मदाता मेरे पिताजी हैं। फिर पूरे अजमेर जिले में ये धीरे धीरे इतना बढ़े, वो कहते हैं ना, चलते गए कारवा जुड़ता गया, तो आगे से आगे फिर गांव से हमने बच्चे बुलाए, गांव से बच्चे आए, वहाँ बेरोजगारी की थोड़ी ज्यादा समस्या थी, बच्चे आए आए उनको जोड़ा, फिर वो अपने गांव चले गए, उन्होंने अपने गांव में फैलाया। इस प्रकार करते करते 2000 कारीगर हो गए अजमेर जिले में। 2000 2000 आदमी काम करने लगे इसमें, और मास लेवल पर ये काम चलने लगा। ये स्थिति हो गई कि दिल्ली से, बॉम्बे से व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। ओके। ये स्थिति हो गई। जयपुर से एक तरह से मंडी बन गई। हाँ, पूरा बाजार बन गया जी। पूरा बाजार बना दिया, और वो आता, जैसे ब्यावर में आया, पूरे ब्यावर में घूमे, गली गली में आपको आर्ट का काम करते हुए दिख जाएंगे। अजमेर चला गया, किशनगढ़ चला गया, नसीराबाद, पीसांगन, काफी गांव में काम चला, तो यहाँ सभी तरह का उसको मटेरियल मिल जाता था और चलता था। फिर हमने इसमें प्रॉपरली गाइडलाइन स्टार्ट की। ये रॉयल प्रोसेसन जो देखते हो ना, रॉयल प्रोसेसन बनता हमारे, फिर ये उदयपुर के अंदर हम कई बार जाते थे, तो वहां पे मकानों के बाहर हाथी, घोड़ा, ऊंट की चित्रकारी होती थी। हमने कहा यार ये चीज तो बढ़िया है, चीज तो बढ़िया है, तो उसकी फोटोग्राफर को ले जाकर उसकी फोटो खिंचवाई, फिर उसको ला करके हमने हमारे यहाँ बनवाया और उसकी ये स्टार्ट की। तो एक रॉयल प्रोसेसन हमारी देन है, वो हमारे बनता है। फिर नाथद्वारा की श्रीनाथ जी की पिछवाई है, वो पिछवाई बनने लगी, राधा कृष्ण बनने लग गई, रागनी बनती है, और बुक्स लाए हुई थी, उनमें से हम नए नए मुगल शैली की पेंटिंगें बनवाई। यानी आर्ट में लाखों पेंटिंगें बन गई होगी, हमने बेच दी, बना दी, चलती रहती है। सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है वो देखते हुए मैं आपसे एक ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, जैसे होता है ना कि इंटरनेशनल जो आर्ट है हमारा, जो इंडियन फोक आर्ट है, आपने जैसे कि आप भी जुड़े हैं इंटरनेशनल आर्ट गैलरी से, जी जी जी। आपको क्या लगता है ये जो इंडियन फोक आर्ट है उसकी डिमांड पहले और अभी क्या फर्क आपको दिखा है? जैसे आप तो इसी में काम करते हैं फोक आर्ट में, तो आपको ये क्या फर्क तब्दीली? नहीं, वैसे तो देखो, आप बताओ आपको कि पहले था, क्या था कि ये व्यापार, जैसे आज मैं हूं, काम मैंने बहुत किया, पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नहीं आ पाया। कारण क्या है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हम यहाँ से माल लेते और हैंडीक्राफ्ट शोरूम पे बेचते। वैसे देखो, आप बताओ आपको, पहले हम लकड़ी के डोर्स बनाते थे, कैबिनेट डोर्स बनते थे, बॉक्स बनते थे। मेरी प्रोडक्ट एयर इंडिया में एक सोविनियर सिलेक्शन बुक आती है, सोविनियर सिलेक्शन बुक आती है, उस बुक में मेरे प्रोडक्ट सेलेक्ट हुए, उसमें छपे, नाम आता था, किसी को भी चाहिए तो वहां संपर्क करो। ये जरूर हमने एफर्ट्स करे और कहा, पर ज्यादातर माल हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर जो होते थे उनके यहाँ सप्लाई होता था। एक्सपोर्टर होते थे, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जो करते थे, वो बीच में थे, उनके थ्रू वो सप्लाई होता था। वो ऑर्डर भेजते, हम उनको देते थे। तो एक प्रॉपरली अंतरराष्ट्रीय लेवल पर छाने का कोई मौका नहीं था। फिर बाद में
ये जो आपने देखा और मैं इससे जुड़ा, जी। ये वास्तव में बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। और ये समझ लो कि इस कला क्षेत्र में एक नई क्रांति ला देगा, जी वही नई है, जैसे क्रांति ला देगा। हाँ आप जैसे आप अजमेर में है, वैसे ही दुनिया की पूरी दुनिया में हर कोने में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो फोक आर्ट बनाते हैं, हाँ, लेकिन उनका जो बिल्कुल आर्ट है सब जगह पहुंच नहीं पाता है। तो मैं कहूंगी आता। कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है जो हम इजीली पहुंच सकते हैं। तो सर हम ये दर्शकों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में एक ऐड दिखाना चाहेंगे, तो इसलिए मैं रोकूंगी बीच में, ताकि वो भी जान सके हाँ, कि इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी है वो क्या काम करती है। ठीक है। दर्शकों आपने देखा कि ये जो फोक आर्ट गैलरी है इंडियन फोक आर्टिस्ट को बहुत ही हेल्पफुल है, जो कहा जाए तो कमर्शियली आप लोग पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। इवन सर भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सर मैं आपसे ये भी बिल्कुल, पूछूंगी कि जैसे इंडियन फोक आर्ट है उसमें आप कौन कौन से फोक आर्ट करते हैं? इंडियन फोक आर्ट में देखो साहब, हमने सभी तरह की करते हैं आर्ट। अच्छा। हाँ, राधा कृष्ण बनती है, पिछोई जी। पेंटिंग बनती है, रॉयल प्रोसेसन बनता है, रागनी बनती है। एक रागनी होती है। रागनी का मतलब क्या होता है कि संगीत का रिलेशन आपकी पेंटिंग में। अच्छा। तो वो रागनी, हाँ, संगीत का जो रिलेशन होता है वो रागनी में होता है। हम्म, वो कैसे कि जैसे वो अलग अलग जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ रागनी होती थी। जी जी जी। तो हाँ, इसमें और वैसे ही इनका हमने एक सेट बनता है 12 मासा, 12th मंथ। जी राधा कृष्ण का पूरा एक 12th मंथ का सेट बनता है। उसमें चैत्र माह, वैशाख माह, तो अलग अलग महीनों के अलग अलग कैसे वहां स्वरूप होते हैं उनकी दिखाई जाती ओके। है। जैसे जेठ का महीना है, भयंकर गर्मी पड़ती है तो बिल्कुल हरियाली नहीं होती है। सावन जी का महीना है तो बिल्कुल हरियाली, बादलों में बरसात, बिजली चमकाना, ये अलग अलग। वैसे ये रागनी है, जैसे मेघा राग है, दीपक हम्म, राग है। तो अब वो एक दीपक के साथ खड़ी है वो रागनी, तो दीपक राग का है। जी मेघा राग है तो मेघा बज रहा है। तो ऐसे राग के साथ राग, तो हम उनको रागमाला ही बोलते हैं और रागनी सेट बोलते हैं उनको। इंडिविजुअल एक लेडीज होती है। और वैसे लेडीज का जब जिक्र आया तो मैं आपको एक बात बताऊं। जी। मेरी जहां तक नॉलेज है, एज आर्टिस्ट, सृजन का अधिकार, सृजन का अधिकार सिर्फ दो को है। जी। दो को है। हम्म, एक तो पृथ्वी, पृथ्वी है, जी प्रकृति है, जी। उसको सृजन का अधिकार है। जी। दूसरा है नारी, नारी। नारी। इसके अलावा तीसरा किसी को सृजन का अधिकार नहीं है। सही बात है। तो हमने नारी शक्ति पर भी बहुत काम किया। लेडीज ओके। के बहुत काफी पोर्ट्रेट बनाते थे हम, क्योंकि सौंदर्य का अगर अपन देखें तो प्रकृति और नारी, यही प्रकृति के दो है, बाकी जी। कहीं नहीं है। नहीं नहीं। और नेचुरल है, वास्तविक, और गॉड गिफ्टेड ब्यूटी है ये, जी एक्चुअली में। ईश्वरीय देन, जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय देन। जैसे आपको जी मैंने पिछली बार कहा ना, कुछ आर्टिस्ट बाय बॉर्न यानी गॉड गिफ्टेड पैदा होते हैं, जी वैसे ये जी। गॉड गिफ्टेड हाँ जी। है। तो हमने जैसे जनरली क्या होता है कि इसका चित्रण जो है वो राधा कृष्ण में ज्यादा हो। अच्छा, होता क्या था कि राजा महाराजा के समय में चित्रशालाएं हुआ करती थी जी। और उनके यहाँ चित्रकार काम करते थे हम्म, और वो इनका पोषण करते थे। तो जहाँ जिस स्टेट की चित्रशाला थी, उस स्टेट की शैली अलग ही डेवलप हुई। जैसे जयपुर शैली है, कोटा शैली है, उदयपुर शैली है, किशनगढ़ शैली है, जी मतलब अलग 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 जगहों की। तो उन राजा महाराजाओं के जो शौक होते थे, उनके शौक होते थे जी। वो, और वहाँ की जो नेचर है वो सारी उनमें चित्रण होती थी। चित्रण करते थे बैठे बैठे कारीगर और जी चित्रशाला। जब राजे रजवाड़े चले गए, ये चित्रशालाएं बंद हो गई। उनमें से जो चित्रकार काम करते थे अगर रहे वंशानुवाद, तो वो इंडिविजुअल काम करने लगे। हाँ जी। तो इसका जो फैलाव था वो एक सीमित दायरों में रहा, फैला नहीं। जी हम भी जब जुड़े तो हमने जब देखा, मैंने कहा अपन बैठे काम कर लेंगे तो क्या है, अपन अपने अपने जीवन पूरा हो जाएगा।
हमारा विचार था कि दीप से दीप जले, इसका फैलाव लोगों में फैले। जैसे आप ये इसके माध्यम से आप लोगों से जोड़ रहे हैं ना, वर्ड से जोड़ रहे हो आप, वैसे हमारी सोच थी कि हम इस कला को जब तक फैलेगी नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हमने इसीलिए लोगों को जुड़ाव किया, युवाओं को प्रेरित किया कि भाई तुम आओ, सीखो और प्रेरित करो। इसी प्रकार हमने लड़कियों को सिखाना मैंने शुरू किया। अच्छा। क्योंकि हाँ, लड़कियों के लिए भी आत्मनिर्भर के मामले में मैंने कहा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। समय का कोई पता नहीं होता है। कुछ समय बाद लड़की की जब शादी हो जाती है तो कई परिवार उनको नौकरी के अलावा करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे नहीं करते, तो वो लोग कम से कम अपने घर पे तो काम करके ये आजीविका प्राप्त कर सकती है, और ये कुछ भी कर सकती क्रिएटिव घर पे बैठे हो सकता है और कर सकते हैं, हाँ, कुछ दिक्कत भी नहीं। अपनी प्रतिभा का वो उपयोग कर सकती है। जी। तो इसलिए मैंने लड़कियों को पेंटिंग सिखाना स्टार्ट किया। ओके। तो आप ताज्जुब करोगे, आज तक कम से कम 1000 से ज्यादा लड़की मेरे साथ पेंटिंग सीख गई। वाह। और हाँ, 1000 सीख गई। और वो अपनी शादी के बाद कहीं क्लासें चला रही है, कहीं पेंटिंग कर रही है, कोई एग्जीबिशन लगा रही है, कोई क्या, मतलब आज इंडिपेंडेंट है। ये देखो, लड़कियों के, अच्छा, शुरुआत में मैंने लड़कियों के लिए जब पेंटिंग शुरू की तो मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेता था। एक गुरु शिष्य परंपरा बनाई। जी जी। जब आपका कोर्स पूरा जाए तो मुझे गुरु दक्षिणा दे जाओ और चलो। ये सिस्टम चलाया, गुरु दक्षिणा और गुरु शिष्य परंपरा। उसमें 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है, जब तक तुम सीखो सीखो, मेरी कोई मना नहीं। ये मेरा डिवोशन रहा पेंटिंगों को सिखाने के लिए, और काफी उन्होंने सीखा। और ये आज भी मेरा इसके मामले में डिवोशन है। मेरे यहाँ 2 तरह की वो चलती है। अच्छा। ऑनलाइन, ये अपने ऑन पेमेंट और फ्री ऑफ पेमेंट। अगर जैसे किसी की स्थिति नहीं है, गरीब है और उसमें जज्बा सीखने का, तो मैं फ्री सिखाता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता। ये बहुत अच्छा काम है सर, क्योंकि बहुत हाँ, बार ऐसे होता है कि अभी तो जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, हाँ, सबको हाँ, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो हाँ। आप फ्री ऑफ चार्ज इस ऐसे माहौल में भी सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा एक मानना है कि प्रतिभा अगर किसी में है तो उसे निखारना चाहिए, हाँ जी। निखारना चाहिए, और अवसर मिलता है तो उसको बढ़ाना चाहिए। जी जी। मेरा ये मानना है कि पैसे के लिए किसी की प्रतिभा दब न जाए। नहीं सर। कई बार मेरे आती बच्चे, अब देखो क्या होता है कि मेरे पास जैसे बच्चे आई, 4-5 बच्चे होती हैं, उनमें एक ऐसी बच्ची होती है जिनकी स्थिति ठीक नहीं, आ तो जाती है वो साथ में, वो फीस सुनती है, करती है, तो अनेबल, खर्च करने अनेबल। तो दूसरे तीसरे दिन आती है तो मैं पता करता हूँ, मैंने कहा वो बच्ची क्यों नहीं आई, पता लगा साहब वो इसलिए नहीं आई। मैंने कहा उसको बुलाओ, मैंने कहा बेटा तू सीख, फ्री ऑफ चार्ज सीख, मैं तुझसे कोई पैसा नहीं लूंगा, मटेरियल भी चाहिए तो मैं दूंगा, तू सीख। तेरे मन में जो एक कलाकार है उसको दबने मत दे, कलाकार को बाहर लाओ। बाहर। और वैसे हर मनुष्य जन्मजात ही कलाकार पैदा होता है, हम आर्टिस्टों का कहना है। जी जी। उसको अवसर मिलना चाहिए उभरने का। कहीं को अवसर मिल जाता है, कहीं को नहीं मिलता है। कहते हैं ना साहब कि हमको जन्म के साथ अवसर मिला। जैसे एक कलाकार होता है, उसको पत्थर दे दिया, चीनी हथौड़ा लेके उसको ठोक ठोक कर वो मूर्ति बना देगा। तो वैसे ही हम उनका कलाकार जो मन है उनको बाहर ले जाते हैं, जोड़ते हैं, उनसे प्रोफेशन बनाते हैं। कई मेरे पास लड़कियां ऐसी सीखी हुई है जिन्होंने उसको प्रोफेशन नहीं बनाया। वो थोड़ी रिचेस्ट फैमिली है तो वो खुद की बनाती है, गिफ्ट कर रही है, किसी को क्या कर रही है, किसी को क्या कर रही है, मतलब अपने अपने वो उनका वो काम है। तो मैंने ये भी उसूल रखा, मैंने कहा ये कला ट्रेनिंग होनी चाहिए। सर इंडियन फोक आर्ट के हिसाब से आपका जो अभी बहुत बार ऐसे होता है कि मॉडर्न आर्ट कहीं ना कहीं
इंडियन फोक आर्ट पीछे छूट रहा है ये मॉडर्न आर्ट के चक्कर में, तो उस बारे में आपका क्या नजरिया है? क्या होता है साहब, मैं बताऊं, दो कलाएं हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, जी तीसरी कोई आर्ट नहीं होती। जी। ऐसे फोक आर्ट जो है हर स्टेट की अपनी अलग अलग है। हाँ जी। जैसे मैं आपको बताऊं राजस्थान का, राजस्थान में जब तक राजे रजवाड़े थे तब तक ये कला का पोषण खूब हुआ। जी। उसके बाद जब राजे रजवाड़े चले गए तो हमारे यहाँ के जो कुछ आर्टिस्ट थे वो चले गए अपने, ये अपने पहाड़ी एरिया में, हम्म। कांगड़ा वगैरह, वहाँ पहाड़ी एरिया में चले गए। अच्छा। तो वहां पर उन्होंने अपनी वहां की शैली स्टार्ट कर दी, कलाकार हमारे थे, और उन्होंने एक नई शैली बना दी, कांगड़ा शैली। हाँ जी। वो कांगड़ा चित्रण करने लग गए। तो हम्म। वैसे क्या होता है कि परंपरागत शैली में ट्रेडिशनल जो है उसमें हम ट्रेडिशनली काम कर पाते हैं, एक फिक्स थ्योरी है उस पर ही काम करेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते परंपरागत में। जैसे आज मैं आपको उदाहरण बताऊं, राधा कृष्ण पे काम कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण को अपन ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न में ऐसा नहीं कि उसको जीन्स पहना दिया, टी शर्ट पहना दिया। उसको परंपरागत में ही ड्रेसों में दिखाना पड़ेगा, मुकुट है वो है। ज्यादा उसको हम मॉडर्न के अंदर भी बनाते हैं लोग, बनाने वाले, पर मेन जो थीम होता है वो उसका वही रहेगा। रहना चाहिए, हाँ जी। और मॉडर्न जो है समकालीन जो पेंटिंग है वो आदमी की मौलिक रचना होती है, उसका खुद का क्रिएशन होता है। और जो प्रेजेंट में जो समस्याएं आजकल आप जानते हैं समाज में रहते हैं, अपन करते हैं, कई तरह की समस्याएं होती है। जी। तो कई समस्या आती है, उन समस्याओं के ऊपर चित्रकार अपना चित्रण करता है, चित्रकार चित्रण करता है। कवि लोग कविताएं लिखते हैं, फिल्म मेकर फिल्में बनाते हैं, एक समाज में कोई ना कोई, ताकि वो जनता को दिखाए कि ये प्रॉब्लम चल रही है। जी जी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने एक पेंटिंग बनाई थी मॉडर्न पर, अच्छा। बीच में जब एजुकेशन पे बहुत नैतिक पतन हो गया एजुकेशन का, जी तब जी। मैंने उसका सब्जेक्ट उठाया चाणक्य से। ओके। चाणक्य एक शिक्षक था हम्म। और उसने धनानंद को ललकारा, राज हम्म। सत्ता को ललकारा। जिस वक्त ये हालत था कि राजा अगर आदेश देते उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसको जी। उसने ललकारा कि मैं तेरा सर्वनाश करूंगा। हम्म। सुना आपने, देखा हाँ है ना? जी। और आखिर में उसको उसने सर्वनाश करके रहा। हम्म। और आज आज का शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए एमएलए के चक्कर लगाता है, राज सत्ता के आगे पीछे घूमता है। सही कितना बात। नैतिक पतन हो गया। ये घटना ऐसे आई, मेरा एक मित्र था, टीचर था, उसका ओके। ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो अच्छा। गया, मैंने उसको पूछा क्या, क्या एमएलए साहब के पास जा रहा हूँ, थोड़ा ट्रांसफर वापस कैंसिल कराना है। तब मेरे दिमाग में, यार तुम शिक्षक हो और राज सत्ता के चाटुकार बन गए। एक वो चाणक्य था जिसने राज सत्ता को ललकार दिया, मिलता और शिक्षक था वो भी, और तुम भी एक शिक्षक हो। तो ये घटनाएं आदमी को वो करती है। तो इसलिए मॉडर्न होती है। मॉडर्न एक प्रेजेंटेशन है आपका कि समकालीन आपकी क्या थिंक आ रही है, आपकी किससे क्या आ जी। रही है। ऐसे ही मैंने एक मॉडर्न बनाई थी, ओके। जब आपको ध्यान है तो अपने यहाँ ये वर्ड विश्व सुंदरी चुनी गई, विश्व सुंदरी जब चुनी गई उस वक्त मैंने मॉडर्न पेंटिंग बनाई। ओके। मैंने उसका सब्जेक्ट लिया रानी पद्मावती से, अच्छा। जिसने अपना चेहरा दिखाने के लिए युद्ध मच गया। हम्म। हम्म। रानी पद्मावती, जी इसने अपना चेहरा नहीं दिखाने के लिए, आपको पता कितना संघर्ष करना पड़ा, और एक युद्ध हो गया, जी। इतिहास बन गया। और आज की वही भारतीय नारी जो विश्व कैसे ला रही है ये विश्व सुंदरी बनकर के, आप जानते हो। जी जी। वहां से वहां दिखाया ये, मतलब ये इस देश की बता रहा हूं कि एक देश की वो महान परंपराएं रही, गौरवशाली परंपरा रही, और एक आज का, भले आप वर्ल्ड में फेमस हो गए और हो गए, पर कुछ ना कुछ तो पतन हुआ है ना। सही बात है सर, मतलब पहले का, मतलब मॉडर्न आर्ट के नाम पे बहुत सारी पुरानी चीजों का ही पतन हुआ है, आपके कहने का मतलब। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा क्या है
मैं तो एक बात कहता हूँ साहब, हमेशा एक बात कहा करता हूँ एक आर्टिस्ट के नाते, कि जो बिगड़ जाए कपड़ा, दर्जी से जो कपड़ा बिगड़ जाए वो फैशन, और आर्टिस्ट से जो पेंटिंग बिगड़ जाए वो मॉडर्न। मॉडर्न। सही है। क्योंकि सबसे बात बताऊं आपको मैं, मॉडर्न पेंटिंग अगर आप लगाओ, 100 व्यक्ति को आप दिखाओ, उसमें से 90% लोग नहीं नहीं जानते इसमें क्या है, क्या है। सही बात। क्या है। और ट्रेडिशनल पेंटिंग आप लगाओ और 100 व्यक्ति को दिखाओ, 100 ही बता देंगे ये क्या है। क्या है। सही बात। तो चीज कौन सी बढ़िया हुई, वो समझ से परे हो गई, ये समझ में है। सर अभी तक जो भी आर्टिस्ट आए हैं इस तरह से मॉडर्न और ट्रेडिशनल का किसी ने भी बोलते हैं डिफरेंस नहीं मैं मुझे बताया, और बहुत ही बखूबी आपने कहा है। और हकीकत है, मैं आपको इसमें कोई दोहराई नहीं, मैं सत्य बयां कर रहा हूं। क्योंकि अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने मेरी पूरी जीवन इसमें खपा दिया, जी। इस कला क्षेत्र में। और मैं तो आज भी इस कला क्षेत्र का एक मामूली सी विद्यार्थी हूं। मैं अपने आप को अब मामूली विद्यार्थी समझता हूं, और रोज डेली हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखता रहता हूं। मैं मेरे स्टूडेंटों से कुछ सीखता हूं, जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं वो भी, उनसे भी मैं सीखता हूं। क्योंकि सीखने की लालसा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये लालसा खत्म हो गई तो आपको विराम लग जाएगा। जी जी। मुझे सर कई ये, बार कई जी हाँ जी बोलिए सर, कंटिन्यू सर। कई बार मैं मेरे विद्यार्थियों से, उन्होंने मेरे को सिखाया है, उनसे भी सीखता हूँ। हम चाहें तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जी। जरूरी नहीं कला के मामले में। हम्म। कई सामाजिक आदतें होती है और होती है, कैसे है क्या है, सीखते हैं। सर आपने जैसे एज अ टीचर मतलब अभी तक आप सिखाते हैं, तो एज अ टीचर आपको स्टूडेंट्स से क्या रिस्पॉन्स, मतलब लाइक बहुत बार ऐसे होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, पहले के बच्चे जैसा हम कहें वैसे कर देते थे, मगर आजकल के जो बच्चे हैं हमने कहा ऐसे करो तो वो लोग उसमें वैसे करके, होते ना नाक ऐसे नहीं वो ऐसे करके पकड़ते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के साथ आप कैसे डील करते हो सर? मैं इस मामले में पूरा मनोविज्ञान काम में लेता हूँ। अच्छा। हाँ बताऊँ, हाँ, मेरे यहाँ बच्चों का भी कैंप चलते हैं छुट्टियों में, छोटे बच्चों की, स्कूलों की, अच्छा। छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूलों के, हाँ जी उनके हाँ भी जी। कैंप चलते हैं। ओके। वो ऐसा था, कहते हैं ना कोई ना कोई घटना कुछ ना कुछ करवा देती है। जी। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी इंग्लिश स्कूलों में पेंटिंग ड्राइंग का होता है, अब वो वहाँ टीचर सिखाते नहीं है, अच्छा। उनकी मार्कशीट में ग्रेडिंग आती नहीं है। जी तो जी। हमारे कुछ मिलने वाले थे, उन्होंने कहा यार ये आपके हैं तो कुछ बच्चों को भी आप सिखाओ यार, हाँ। ऐसे हमारे, उन्होंने मुझे समस्या बताई। मैंने कहा समस्या इनकी ठीक है, वाजिब भी है, बच्चे परेशान होते हैं और अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो मैं सिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, उनका एक कोर्स बना दिया, कि अच्छा। जैसे आज बच्चा सेकंड क्लास में आ गया, उसका सेकंड का कोर्स मैं छुट्टियों में उसको करवा देता, ओके। और वो जाकर के अपने स्कूल में अपनी प्रतिभा दिखाता। उसकी मार्कशीट में ग्रेडिंग ए आ रही है, ये यार। ए आ रही है। तो जब ये स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने बच्चे अपने अपने स्कूलों में गए और उन बच्चों के पास जो अपनी प्रतिभा दिखाई, तो उनकी क्लास टीचर वो सब चकित रह गई, और उनको कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी से बनवा लाए तुम। हाँ। और क्या, पर हाँ वो और गई नोट, बात। और नोट लिख के भेज दिया अच्छा। कि कृपया बच्चों को स्वयं को बनाने दें। फिर वो वहां गए, उनको कहा साहब क्लास में इनसे बनवाओ आप। सही बात है। फिर उन्होंने मेरा नाम बताया कि साहब उन्होंने सीखा, उनसे कहा, वो मेरे को जानते थे कि जब ठीक है तब ठीक है। तो बच्चों के भी चलते हैं। तो मैंने बच्चों के लिए
मैंने नाम दिया मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला अच्छा नाम है। मस्ती की पाठशाला। हम्म, यहाँ कोई दबाव नहीं, कोई भय नहीं, भय रहित सीखना है। किसी चीज को हम भय डाल करके नहीं सिखा सकते, चाहे वो कोई भी चीज हो। जी। और जिसमें कला में तो हमेशा ही ध्यान रखो कि पंख खुले होने चाहिए। सही बात। मैं हमेशा एक कहता हूं बच्चों को या मैं लड़कियों को कहता हूं कि अभी से हार नहीं मानो, उड़ान अभी बाकी है, जमीन जी, खत्म हुई तो क्या, आसमां बाकी है। क्या बात क्या तो बात। पंख उड़ाओ, पंख खोलो पूरे। जी। आसमान में जितने पंख खोलोगे उतने तुम ज्यादा उड़ोगे। अपनी हम्म, क्रिएटिविटी को, अच्छा, कंसंट्रेशन बनाए रखो। जितना एकाग्र, मैं बच्चों को समझाता हूँ सब, एकाग्र चित्त, कंसंट्रेशन ऐसी चीज होती है जी। कि जिस समय तुम पेंटिंग करो समझ लो पेंटिंग के मय हो जाओ, जीवन इसके साथ जुड़ जा कर लो। हम्म, हम कहते हैं ना कि आदमी जो जीने का होता है ना, वैसे कहते हैं ना आदमी वर्तमान में जीता है, कोई भविष्य में जीता है, कोई भूतकाल में जीता है। जी। बच्चा और कलाकार वर्तमान में जीता है। सही बात। बच्चा जो है वो वर्तमान में जिएगा क्योंकि उसकी कोई भविष्य की योजना नहीं है। जी जी। बच्चा अपनी बचपन में मस्त है, कल क्या खाना है उसको कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। वो वो वर्तमान में जी रहा है। हम्म, वैसे ही कलाकार अपनी कला में व्यस्त हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, उसको बना रहा है। आज हम कोई चित्र बनाते हैं, हम कभी इस चीज में नहीं देखते कि ये कितने में बिकेगी, कैसे होगा, क्या होगा। अगर ये सोच लें तो हम बना ही नहीं सकते। जी जी। सही बात है। अगर उसके पहले हम सोच लें कि हम आज जो हम समय दे रहे हैं, बना रहे हैं, ये बिकेगा नहीं बिकेगा, कितने में बिकेगा, तो हम नहीं बना सकते। नहीं बना पाए। तो हम एक आस में बनाते हैं कि बना रहे हैं, तो इसीलिए हम पूरा कंसंट्रेशन, हमारा पूरा समर्पण कर देते हैं कला में। जी जी। इसी में ही हो जाता है, तो भावना उतर जाती है हमारी उसके अंदर, तो वो चित्र अपना अपना अनूठा हो जाता है। हाँ। और वैसे साहब ये हम सरस्वती के पुजारी हैं। कलाकार सरस्वती का पुजारी होता है। जी जी। और सरस्वती जो है गायकार है, उसके गले में बैठती है। चित्रकार है, उसके हाथ पर बैठती है। जी लेखक है, कवि है, उसके सर पर बैठती है। ये जी। साधना है इसकी। सही। तभी उसकी साधना, जब भी तो आप पे उसकी कृपा होगी, जी तभी जी। तो आप कुछ कर पाएंगे। आएंगे। हाँ, सही। इसमें यह है कि दो तरह के कलाकार होते हैं। एक प्रोफेशनल होते हैं जो अपनी लाइन तक रह गए, जिंदगी खपा दी, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। कई ऐसे होते हैं जो आगे भी बढ़ पाए, कुछ और संभावना बनती है, आगे बढ़ते रहते हैं, करते रहते तो सर अभी जैसे आप पहले जो इतनी डिमांड थी इंडियन फोक आर्ट की, तो अभी आपको क्या लगता है अभी फ्यूचर क्या है इंडियन फोक आर्ट का? जैसे मैंने अभी सुना है कि अभी जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं वो लोग भी स्पेशली ये थीम रख रहे हैं फोक आर्ट के लिए। तो आपको क्या फ्यूचर दिखता है? हैं। इंटीरियर का आपने नाम लिया तो मुझे याद आया, मैं इंटीरियर जो डिजाइनर होता है ना, आर्किटेक्ट इंटीरियर, उन कॉलेज में जाने के लिए उनका एक प्री टेस्ट होता है। ओके। फैशन प्री प्री टेस्ट होता है, एक एग्जाम देना पड़ता है उनको। जी फिर जी। वो पास करते हैं तो उनको कॉलेज अलॉट होती है। अच्छा। ऐसे ही फैशन डिजाइनर होती हैं, उनके भी एक एग्जाम होते हैं, फिर उनको अच्छी कॉलेजें अलॉट होती है। हम्म, तो उन स्टूडेंट का भी कोर्स मैं करवाता हूँ। ओके। हाँ, हाँ, वो उनका प्री कोर्स मैं करवाता हूँ। ब्यावर में एक मैं ही हूँ, वो कोर्स करवाता हूँ, पूरा कोर्स करवाता हूँ। अच्छा। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मेरे से गया हुआ स्टूडेंट आज तक कोई फेल नहीं हुआ। अरे वाह। सर और आपका एक्सपीरियंस ही इतना है कि वो कैसे फेल हो सकता है? और वो जहाँ उसने चाहा वो कॉलेज से मिली है, ये ओके। देखो। हाँ,
और मेरे से जो लड़कियां पेंटिंग सीखती थी, उन लड़कियों ने फाइन आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छा। जैसे मेरे यहाँ साल 2 साल पेंटिंग सीख गई, जैसे 11th-12th में बच्ची आ गई, वो मेरे पास 1 साल 2 साल तक पेंटिंग मेरे सीख गई। 12th के बाद उन्होंने फाइन आर्ट कॉलेज में आगे कैरियर के रूप में डिग्री ले लें, और क्यों मेरे पास डिग्री नहीं है। एक आजकल डिग्री की महत्वता, भाई 5 साल का कोर्स लेना वो लिख लें, तो वो डिग्री के लिए वहाँ कॉलेज में जाती थी। हम्म, तब वो जाती थी तो वहाँ अपनी वो परफॉर्मेंस दिखाती थी, तो वो जब आके मेरे से मिलती थी, उन्होंने कहा साहब आपने हमारे को 1 साल में जो 1 ईयर 2 ईयर में जो आपने कोर्स हमको करवाया, वो वहाँ 3 ईयर का कोर्स है। ओके। हाँ, और वो वहाँ परफॉर्मेंस कर रही है, तो उनके सर कहते थे हमने कहाँ से सीखा, ये तो अब हम शुरू कराएंगे, स्टार्टअप होगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा किया हुआ है। तो वो कहती तुम तो ऑलरेडी करके आ गए। हाँ, ऐसे 2-3 बार मेरे पास उनके टीचर्स मेरे से मिलने आए कि यार क्या करते हो तुम, आगे एडवांस करके भेजते हो हमारे पास बच्चों को। वो सारा स्केचिंग का है, कलर मिक्सिंग का है, और ये पूरा कर हमारे, जैसे ये मेरा कोई सिस्टम नहीं है। जी जी। हाँ, सर मतलब कोई आपने ऐसे अपना जो पोर्शन का प्लान बना के रखा है वो इस तरह से हो जाता है कि बच्चों को सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, वरना उनको हाँ, ऑलरेडी आते हाँ, कोई जरूरत नहीं। और वहां तो कई कई कॉलेज ये आला कि वो जाते तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते दिखाते, वो कहते मिस्टर यति कहाँ से आए हो, कहाँ सर का, बस ठीक है ठीक है। तो उस पे ज्यादा वो मेहनत नहीं सोचते मेरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं तो ये हाल था कि मेरे स्टूडेंट क्लासेस ले रही है, जो मेरे पास काम सीखा वो काम वहाँ क्लासें ले रही है। करती। तो सर आप ये पेंटिंग के अलावा और किस चीज का जैसे आप शौक रखते हैं, संगीत वगैरह का? नहीं, संगीत का सुनने का शौक है। सुनने का शौक है, और वो भी संगीत में भी मैं आपको बताऊं, जो ओल्ड सॉन्ग, जी जी। जैसे आपने बात की ना पेंटिंग में मॉडर्न और ट्रेडिशनल, हाँ जी। तो संगीत के मामले में बताऊं, पुराने जितने भी ओल्ड सॉन्ग हैं वो किसी थीम पर लेके बनाए गए, हाँ और जी। उनमें एक कोई ना कोई थीम होती थी, और एक प्रॉपर्ली, और उनका म्यूजिक देखो आप, है ना, हाँ और जी। बेस बेस हुआ करता था। हम्म। जैसे वो एक छोटा सा आपको बताऊं मैं, वो एक गाना नहीं आता है कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, हाँ जी। औरों को जन्म देने वाली, मौत भी तुझसे आ रही सर गा कर सुना है। दीजिए। इतना सा ही आता है, मुझे इतना ही आता है। तो अब देखो, आप इसमें पूरा एक जीवंत है, जी एक जी। पूरा दिखाया हुआ भाई हकीकत क्या है। ऐसे हाँ जी। पुराने बहुत से गाने हैं जो जीवंत बने हैं, प्रकृति पे गाए हैं, नारी पे गाए हैं, किसी पे गाए हुए हैं। हम्म, आज के जो मॉडर्न गाने, उनका कोई सॉन्ग नहीं है। एक्चुअली। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बीच में एक गाना आया था, आप में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए बात बन जाए, बात ये करते 2 लाइन को सब याद करते थे। उसका पूरा अगर अगर अर्थ मुझे बता दे, मैं आपको उसको कर देता हैं। हूँ। पीछे के शब्द क्या है कोई पता नहीं है, बस खाली वो धुन और आवाज सुनिए, हाँ बहुत सा बहुत जबरदस्त। तो मॉडर्न में आज के संगीत सिर्फ शोर है, कहीं म्यूजिक का कोई पता नहीं। सिर्फ, और पहले म्यूजिक सुनने की इच्छा होती थी, मिठास होता था, मन को शांति मिलती थी, शांति मिलती। सुनने के बाद आदमी को एक प्लेजेंट महसूस होता था। जी जी। आजकल गाने वाले भी शोरगुल, बजाने वाले भी शोरगुल, शोर ज्यादा हो गया। बाद में शांति इसका के लिए परिणाम है बाद में वही शांति के लिए योगा क्लासेस जाते हैं। योगा। तो जरूरत ही नहीं ना। आज वैसे देखें ना अपन, तो भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतनी समृद्ध है कि आप पूछो मत। जी हर हमारे त्योहार, अलग अलग जगह के अलग अलग त्योहार होते हैं, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं इतनी समृद्ध है, और जी। इतनी साइंटिफिक है कि अगर उनमें गहनता में जाओ आप, तो कोई कोई उसका अर्थ मालूम होगा।
जी और जी कोई ना कोई लॉजिक लेके बनाई हुई है, व्यर्थ में नहीं बनाई, नहीं बनाई। पर हम उसे भुलाते जा रहे हैं मॉडर्न के नहीं, चक्कर में, हाँ जी। हम भुलाते जा रहे हैं। ये देखो हम्म, आप, आज मतलब कई बार अपन देखते हैं कि एक थोड़ा सा अपन किसी भी त्योहार के मामले में लो, उनकी परंपराएं कोई व्यर्थ नहीं है, एक एक चीज का लॉजिक है, हाँ जी। पर आज वो फैशन और घटता गया, और आने वाली पीढ़ियां तो जानती नहीं है। जी उनको पता आप ही तो नहीं। ये बात कर रहे हो हैं, जी वही, उनको पता ही नहीं है इतना। कोई पता नहीं है। अब आपको बताऊं, ऐसा ही मेरे आर्ट में भी है, आर्ट के अंदर भी आजकल अब जो जनरेशन आ रही है, सर 2 महीने में कोर्स हो जाएगा क्या? हाँ। एक महीना में कोर्स हो जाएगा क्या? फास्ट, फास्ट करना, मतलब किसी भी चीज के गहराइयों में जाना कोई मतलब नहीं। जी और आजकल के मैं आपको बताऊं, जैसे एक अलग हट करके वार्ता है, ये जो स्प्रीट चल रहा है, माँ बाप जो है ना, मैं तो मेरा अनुभव देखता हूँ, साहब बताता हूँ आपको, बच्चों के साथ भी रहता हूँ, करता हूँ। जी आजकल पेरेंट्स जो हैं, बच्चे तो कम पालते हैं, अपेक्षाएं ज्यादा पालते हैं। सही बात है। जो खुद नहीं कर पाए वो बच्चों से करवाने की अपेक्षा रख रहे हैं जी कि मेरा बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हाँ जी। हो, और प्रेशराइज करके रखते हैं नंबरिंग पे, नंबर नंबर नंबर। मैं कई बार समझाता हूँ, मीटिंग लेता हूँ पेरेंट्सों की, मैंने कहा मत पागल हो गए। इसलिए मेरे बच्चे मेरे यहाँ बहुत मस्ती, मेरे यहाँ ये हाल है बच्चों का कि मेरे नाम मतलब जो ही छुट्टियां आती है वो, मतलब उनके पैरों में घुंघरू बन जाते हैं, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। इतने एक्साइटिंग होते हैं बच्चे तो उनके। उसका बचपना ना छीन कर थोड़ा उनको उनके हिसाब से जीने दो। हाँ, और इसका एक कारण था, बच्चे जब आते हैं ना, तो मैं भी उनके साथ बचपन में हो जाता हूँ। तो उनके वो साथ उनके जैसा, फेस से ही इतनी एनर्जी लग रही है, आपकी बातों से ही लग ही रहा है। बच्चों के जैसे। तो बच्चे अपने में निज में कोई फर्क नहीं समझते। ये देखो आप, तो वह समाप्त, एक तो उनकी क्लास में पढ़ते हो, जो मैडम का और उनके जो टीचर का जो चेहरा है वो, और एक मेरा है देखते हैं, तब तो तुलना करते ही हैं कि हमारे सर, तो वो मेरे को कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप हमारे स्कूल में पढ़ाना आ जाया करो। खाने आ जाओ। क्या हमारी क्लास आप लिया करो। तो सर आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। मैं जरूर चाहूंगी कि आप जो अभी के आर्टिस्ट हैं, जो अभी यंग जनरेशन के आर्टिस्ट हैं, उनको कुछ मैसेज दीजिए, ताकि हमारा ये शो बहुत सारे आर्टिस्ट देखते हैं, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी आपसे। मैं, मेरा कहना है कि हम जिस कला को हमने अपना एक जीव, मतलब ये समझ लो कि आज के जमाने में कैरियर समझ लो, जी इस लाइन पर जब चले हैं, तो जी इसमें संपूर्ण अपना डिवोशन हो जाना चाहिए, समर्पण हो जाना चाहिए, जी और इसमें एक मुकाम तय करें हम, और हम्म, अपनी एक अलग से ही इसमें प्रतिभा बनाएं। किसी की नकल के पीछे चलना, वो कहते हैं साहब, एक बात मुझे याद आई कि बड़ों से जब मिल, एक नसीहत देता हूँ याद रखना, एक नसीहत देता हूँ याद रखना, बड़ों से मिलो तो दूरी बनाए रखना, नदियां जब समुद्र में मिलती है तो नदियां नहीं रहती। हम्म, तो किसी की अगर अपन कॉपी करते हैं तो हमारा नाम उसके पीछे दब जाता है। जी जी चाहे सही आप बात। ट्रेडिशन में काम करो, मॉडर्न में करो, अपनी स्वयं की, अपना नाम होना चाहिए। आज जैसे अपनी मैं हूं, जी अपनी प्रतिभा होनी चाहिए। अब जैसे आज मैं हूं, मेरी कोई भी पेंटिंग मेरे साइन के बिना नहीं बिकती। हम्म, मैं साइन करता हूं पेंटिंग पे, मेरा नाम होता है उसके ऊपर, जी मेरे नाम से चलती है। हालांकि मेरे असिस्टेंट भी काम करते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि सारा मैं अकेला ही करता हूँ, मेरे असिस्टेंट भी करते हैं,
वो उनको पता, साइन मैं करता हूँ। मैं उनको इसलिए प्रेरणा देता हूँ, जिस दिन तुम सक्षम हो जाओगे उस दिन ये साइन तुम भी करोगे। सही बात है। ये तुम भी करोगे, ताकि तुम्हें ध्यान होना चाहिए। सही बात है। तो क्योंकि अभी क्या है, पेंटिंग का वैसे साहब क्या है कि क्रेज कम नहीं हुआ, थोड़ा लॉकडाउन हो गया, इससे क्या टूरिस्ट मार्केट थोड़ा डंप हो गया। तो लोकल जो मार्केट में जो इसकी बिकते थे करते थे, वो थोड़ा सा फर्क हो गया। बाहर के टूरिस्ट भी नहीं आते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फर्क हो गया। बाकी ऐसा नहीं, कला ये तो कला है। और एक बात और बताऊं, कलाकार हमेशा अमर रहता है। कला कला चले जाएगा, उसकी निशानें बच जाती है, जी जी। वो हमेशा छोड़ जाएगा। इंसान आया जाएगा, परंतु उसकी निशानियां हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मैं तो सभी आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करता हूं। एक और मैं आपको बात बताऊं कि दिल से निकली है राह असरदार होती है, पंख नहीं होते परवज़ दिगार होती है। तो आप सबके लिए मेरी बहुत दुआएं हैं कि आप इतना एक प्लेटफॉर्म बनाया आपने, और ये समझ लो कि मैंने मेरे इतने बड़े जीवन काल में ये पहला मैं देख रहा हूँ, प्रथम प्रयास है। आज तक ये चीज किसी ने नहीं सोची। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी और मेरी दोनों की विचारधारा एक हुई। मेरा भी ये प्रयास था कि दीप से दीप जले, लोग इससे जुड़ाव हो, है ना। और वही आप काम कर रहे हैं वही आप काम कर रहे हैं। कोने कोने तक ये कलाकारों तक लोग पहुंचे। अच्छा, मैं तो लोगों को हमेशा कहता हूं, आज कोई भी व्यक्ति पेंटिंग खरीदता है, मैं उसे कहता हूं, आप किसी परिवार का पोषण कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप में। हाँ जी। आप किसी परिवार का पोषण कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप में एक परिवार का पोषण हो रहा है। हाँ, सही बात है। लोगों को मैं ये कहता हूं कि जो भी कोई पेंटिंग खरीदता है, वो आप किसी न किसी परिवार को पोषण दे रहे हो। जी जी। आप पोषण दोगे जब भी तो ये कलाकार जिंदा रहेंगे। जी। क्योंकि सर देखो, जीवन यापन के लिए कुछ अर्थोपार्जन भी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। इसके बिना भी संभव नहीं है। पर अर्थोपार्जन की एक सीमाएं होती है, उससे कहीं ज्यादा अपन इसकी तरफ समर्पित होना चाहिए। मेरा आज तक कभी अर्थोपार्जन का उद्देश्य नहीं रहा साहब। अगर रहता तो मैं इतने लोगों को नहीं फैलाता। ब्यावर में जिस समय हमारा काम स्टार्ट हुआ, कोई पेंटिंग नहीं जानता था। आज ब्यावर में लोग बाग, अच्छा हमारे साथ काम किए, पापा के साथ काम किए लोग नेशनल अवार्डी हुए, शिल्प गुरु का अवार्ड मिला उनको, कई अवार्ड प्राप्त हुए उन लोगों को, आगे बढ़ते गए। अगर हमारे खुद ही हमारे में ठीक है, पिता पुत्र हम दोनों करते रहते तो इतना फैलाव नहीं होता, इतनी नहीं फैलती। लोग जानते नहीं आज बिहार में कला क्या है। पर आज हमें बहुत शुक्र है, इस क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति किसी से मिलता है कि भाई ये पेंटिंग किसने शुरू की, कहाँ से सीखा, क्या हुआ, तो वो व्यक्ति हमारा नाम लेता है कि उन्होंने शुरुआत की। और बाई चांस हमारे पास नाम जब आता है, वो ऐसे कह रहे थे, हमें बहुत शुक्र मिलता है। दुनिया की बहुत बड़ी दौलत कमा ली है। जी सर, सही बात है। सर, आपकी पेंटिंग्स अगर ऑडियंस खरीदना चाहे, जो भी हमारी ऑडियंस देखती है, तो आई थिंक सो इंटरनेशनल फोक आर्ट गैलरी में अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऑडियंस जो भी बिल्कुल है। सर की और पेंटिंग अगर कोई ऑर्डर भी देना चाहे तो दे सकता है। और हम एक महीने के अंदर हम महीने 1 मंथ एंड 1.5 महीने, जैसा जैसा काम होता है वैसा हम उनको बना करके प्रोवाइड कर देते हैं, भेज देते हैं। हमारा और क्वालिटी में हमारा बहुत ध्यान है, विशेष हम मटेरियल बहुत अच्छा काम में लेता हूँ, मैं कभी समझौता नहीं करता, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल काम में लेता हूँ। आर्टिस्ट को मैं कहता हूँ भाई तुम अपने पूरा दिमाग से काम करो, मन से काम करो, प्रसन्नता से काम करो, मन दुखा के काम मत करो, पूरी कीमत लो,
ऐसा नहीं तुम्हारा शोषण होना चाहिए, मेरी ये कभी नहीं है, पूरा पोषण है, पूरा तुमको पोषण मिलना चाहिए और मन दुखा के कभी काम नहीं करना। मैं मेरे जितने भी कलाकार मेरे काम कर रहे हैं वो ये समझ लो कि बस वो मतलब मैं कभी, अच्छा एक बात और बताऊं आपको, जैसे कोई कलाकार मेरा काम किया, उसने बनाया, तो मैं कभी नहीं कहता कि मैं तेरे को इसके पैसे इतने दूंगा। उस कलाकार को कहता हूँ भाई तेरे को कितने चाहिए, वो कहता साहब मुझे इतने दो, ये ले। सही बात है। 1 रुपया भी कम नहीं करता। मैंने कहा तेरा मेरा उसूल है, उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना मिल जाना चाहिए। क्या बात है सर, सही बात। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं वो, आज कला ऐसे नहीं होती है, मेहनत करते हैं, बैठते हैं, तब काम होती है। सर आपने, और जी सर, हाँ, सर आप कुछ कह रहे थे। हाँ, पेपर पेंटिंग पर भी हमने खूब काम किया। और ओके। पहले हमारे, हाँ पहले हमारे एंटीक का काम था, पापा एंटीक का सामान वगैरह लेते थे, पुरानी पेंटिंग लाते थे, तो उनकी रिप्रोडक्शन करते थे हम, वो काम करते थे हम, रिप्रोडक्शन होता था और पेपर पे बढ़ती थी। सर आपने मैं आपसे कहूंगी कि आपने तो ऑलरेडी मेरा जो सवाल है कि आपको हमारे शो पर कैसा लगा उसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि हमारा शो आपको कैसा लगा। बहुत शानदार लगा, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके, आपके शो को देख करके, आपकी कार्यशैली को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना योग्य समझा कि आपने मेरे साथ जो संवाद किए है ना। और ये आपका प्रयास जो है, दुआ करते हैं ईश्वर से हम कि बहुत इस कला के जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति लाए, बहुत बड़ी क्रांति लाए और दुनिया देखे कि ये कोई प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें दुआओं से होता है ना, दुआओं की बहुत जरूरत है। और इवन आप जैसे एक्सपीरियंस बंदे जब आके यहाँ पर बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस पैशन जर्नी शेयर करते हैं, तो बहुत जनों को मदद होती है सर। मतलब एक होता है ना, कभी कभी एक इंस्पिरेशन, एक बात बहुत ही आगे ले जाती है। बिल्कुल सही। और इसका कारण साहब मैं तो ये कहता हूं कि किसी चीज को देखो, हम एक कहते हैं, अगर हम किसी काम को करने, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, जी जी। किसी काम को करने में हम शिद्दत से लग गए, हाँ जी। शिद्दत से अगर हम लग गए, पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी, सही बात है सर। पूरी कायनात। और ये मेरा अनुभव रहा है। ये देखो आप जिस वक्त, जैसे आज आप आपने इस प्लेटफॉर्म को बनाया, हमने जब ये व्यवहार में काम स्टार्ट किया, मैं आपको बताया, पिछली बार मैं बता चुका हूँ आपको, लोग जुड़ते नहीं थे, अरे क्या क्या नहीं करना, तो भी हमने निराश नहीं हुए, लाए, करो। कोई 4 दिन काम करा चला गया, कोई 10 दिन काम किया चला गया, फिर गए, फिर गाँव में जाते, लाते, करते, ऐसे खूब प्रयास किया हमने। एक बार तो इतना हो गया कि यार छोड़ो, किन किन माथा पूरी कर रहा हो, अपना काम करो, पढ़ना है। मैंने कहा करना है, करना है। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और जुड़ाव होता गया और आज देखो बहुत वट वृक्ष हो गया, बहुत लंबा चौड़ा फैल गया। अजमेर जिले के अंदर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप किसी को भी पूछो कि कला किसकी देन है, तो मेरे फादर का नाम लेंगे, उनका नाम है श्री कन्हैयालाल यति। ओके। मेरे फादर का नाम श्री कन्हैयालाल जी यति है, उन्हीं की देन है, उन्होंने फैलाया और उन्होंने ही काम किया। ये मेरी सेकंड जनरेशन है, मैं इसमें कर रहा हूँ, मेरा भी जीवन गुजर गया, अब मेरा बेटा कर रहा है, मेरा बेटा भी इसी लाइन में, थर्ड जनरेशन आ गई इसमें, वो मेरा बेटा भी इसमें हेल्प कर रहा है, वो सब कुछ वही देखता करता है, उसको भी इसमें ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये जीवंत रहनी चाहिए। जी सर, एक्चुअली कला जीवंत रहनी चाहिए, चलती रहे, खिलती रहे, चलती रहनी चाहिए। सर जनरेशन टू जनरेशन ये पास होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे भारतीय संस्कृति है ये जिंदा रहनी ही चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आज जैसे अपन कहते हैं ना कि किसी राष्ट्र को समाप्त करना हो, किसी राष्ट्र को समाप्त करना हो, तो उसकी उससे इतिहास उससे समाप्त कर दो उसका,
उसका इतिहास समाप्त कर दो, वो राष्ट्र अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं। जी जी। आज अपना क्या, आज कलाएं तो है अपनी, सही बात है। इतिहास इसी के पीछे तो इतिहास है। जिस जमाने में जो इतिहास, इतिहास ही तो है। तो आज कला में इतिहास भी रहते हैं। इनकी इतिहास मौलिक रचनाएं हैं, समय पर जिन लोगों ने बनाई की, तो इतिहास है आज इनका। तो वर्षों पूर्व जो आज जिन कलाकारों ने पेंटिंग बनाई, आज भी अपन नाम देखते हैं, ये आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, जबकि आज 400 साल हो गए आर्टिस्ट को मरे हुए, पर वो जिंदा है। तो मैं कहता हूँ कि कलाकार हमेशा अमर रहता है। वो अपनी कला उसको जिंदा रखती है, कला के साथ जिंदा रहता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर आपने इतना अच्छा अच्छा हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं आपका दिल से धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। सर ने कितनी अच्छी तरह से ट्रेडिशनल आर्ट और मॉडर्न आर्ट को डिफाइन किया है, डिस्टिंग्विश किया है कि जो कपड़ा बिगड़ जाए वो फैशन और जो पेंटिंग बिगड़ जाए वो मॉडर्न आर्ट। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम मॉडर्न आर्ट को सपोर्ट नहीं करते, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल आर्ट को जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है। और इसी का इसमें ही बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी दर्शकों के, आज जो भी हमारे फोक आर्टिस्ट के एपिसोड्स होते हैं वो स्पॉन्सर, स्पेशली हमें स्पॉन्सरशिप मिलते हैं इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी से, जो स्पेशली फोक आर्टिस्ट के लिए बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पेंटिंग्स बेचना हो, मतलब होता है ना कि जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, और आप उनके प्लेटफॉर्म पर इजीली अपनी पेंटिंग्स को सेल कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये माहौल चल रहा है, कोई सेलर यहाँ से वहाँ, बायर सेलर मिल नहीं पा रहे हैं, तो इनके प्लेटफॉर्म पर इजीली आप ये चीजें सेल कर सकते हैं, और इवन आप पढ़ा भी सकते हैं। कहते हैं ना कि अपने बच्चों तक ये कला जाना, ये अपना ट्रेडिशनल आर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी संस्कृति इसी तरह जीवित रहे। तो ज़रूर आप भी अगर एक इंडियन फोक आर्टिस्ट हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम हमारे शो की हमारे शो पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी उनके बारे में। तो ज़रूर जुड़िए, एक बार ज़रूर ट्राई ज़रूर करिएगा इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी, जिनके साथ जुड़ने के लिए आपको कोई फीस वगैरह नहीं पे करनी है, इट्स फ्री ऑफ चार्ज। बस इसमें आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं अंत करते हैं, जैसे कि समय हो चुका है। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। और तब तक के लिए बाय बाय।